67th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेशन और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, हिंदू शब्द का, तो ये अरबों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये जो यूनानी है ना, यूनानी ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने किया। हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने किया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसल की प्राचीन राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र था। इसके बारे में पूछा, इसका वर्तमान नाम क्या है, यानी कि द्वार समुद्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसे है हलेबीड के नाम से। द्वार समुद्र हलेबीड। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसलों की राजधानी थी। द्वार समुद्र को और किस नाम से जानते हैं? हलेबीड के नाम से जानते हैं। ये इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर, खराज, उस्र, मुक्तेई, ये तीनों भूमि उत्पाद कर हैं। ये जो खुम्स है ना, खुम्स, ये लूट का धन होता था। खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था। ये कोई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन कौन सा है? खराज है, उस्र है, और खराज, उस्र और मुक्तेई है। ये तीन याद रखते। 1, 3 और 4, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है कौन? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद महाभारत का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। लेकिन क्वेश्चन पूछा है किसके निर्देशन में हुआ था? किसके निर्देशन में हुआ था, ये बात पकड़ना है। तो ये जो हुआ था फैजी के निर्देशन में। फैजी, ऑप्शन नंबर डी। तो फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, है ना। तो इंग्लैंड की राजधानी कौन थी? एलिजाबेथ। और उस समय भारत में समकालीन राजा कौन था, ये पकड़ना है। तो ये अकबर था। जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, उस समय भारत में समकालीन राजा कौन था? तो अकबर था। चलिए 7 नंबर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो अकबर के दरबार में आया था? पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो अकबर के दरबार में आया था? उसका नाम है क्या? रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए। रॉल्फ फिंच का नाम याद रखिए। रॉल्फ फिंच क्या है? ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी, यानी गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये हो गया बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 में हुआ था। 1523 में गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था। मृत्यु हो गया 1605 में मृत्यु हो गया है। और गुलबदन बेगम की एक रचना है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन ने लिखी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। पुत्री किसकी थी? बाबर के। 6 नंबर देखिए, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? किसी भी सत्ता शासन का उत्कर्ष के लिए एक कोई खास कारण जिम्मेदार नहीं होता, उसके कई बहुआयामी कारण होते हैं। तो यह देखिए यहाँ पे, धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, ये पूरा हो जाएगा चारों ऑप्शन। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ई। 10 नंबर देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय, शिवाजी मुगल की कैद में फंस चुके थे, लेकिन वहाँ से भाग निकले शिवाजी, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस कैद में रखा गया था वह जगह कौन सा था? तो आगरा था। ठीक है, अभी 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 का एक विद्रोह एक षड्यंत्र था, वो सर जेम्स आउस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया। सर जेम्स आउस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने
सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या बोला? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने बोला कि 1857 के जो विद्रोह हैं ये एक षड्यंत्र था। चलिए इसके बारे में और आपको बताते हैं। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 को विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। क्वेश्चन पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बोला? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। यहाँ पे और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस पता है इसने क्या बोला? सर जॉन लॉरेंस बोला ये एक सैनिक विद्रोह था। 1857 को सर जॉन लॉरेंस ने क्या बोला? सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह एक और व्यक्ति बोलता है, उसका नाम सीले था, जॉन सीले। चलिए 12 नंबर देखते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थे? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस की। अब देखिए इसी हरिपुरा अधिवेशन के बारे में आपको और बता देते हैं। ये जो अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नियोजन समिति ठीक है, नियोजन समिति का गठन किया गया था। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन बोल देगा आपको हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने तो की थी, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, उसकी जो अध्यक्षता दी गई थी उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आइए 15 नंबर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस की कितने नंबर की अध्यक्षता कर रहे थे? तो 54वां यानी 54th कांग्रेस का अधिवेशन था वो। ठीक है, तो जे.बी. कृपलानी 54 नहीं 58 याद रखें। 58th कांग्रेस का अधिवेशन कौन किए थे? जे.बी. कृपलानी। और उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस। चलिए ठीक है, तो 15 हो गया। अब देखिए 16। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये होता है नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया। कहाँ किया? 1906 में ढाका में। 18 देखिए 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 1906 में मिंटो से मिला था शिमला में। कौन मिला था? मुसलमानों के शिष्टमंडल। मुसलमानों के शिष्टमंडल यानी कि मुसलमानों का जो नेतृत्वकर्ता मंडल था वो मिला किससे? मिंटो से। और उससे निवेदन किया, उससे प्रार्थना किया। क्या किया? कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग बनाया जाए। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग बनाया जाए, यानी कि पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। 19 देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा किसने दे दिया? वायसराय की कार्यकारिणी, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यता ग्रहण कौन कर रखा था? तो वो था आपका शंकरन नायर। तो शंकरन नायर ने क्या किया? हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग और उस समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो अगला क्वेश्चन इसी पे है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई है? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा त्याग दी गई है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मिलित नहीं है? अदरक राइजोम है, केसर बीज, अफीम की डुड्डी, सन ये तना हो गया। तो ये जो केसर है, केसर एक बीज नहीं है। केसर क्या होता है? तो केसर का पौधा होता है उसमें जो पुष्प वाला भाग होता है, पुष्प वाला यानी फूल वाला जो भाग होता है, फूल वाले भाग में जो
जो स्त्री का जो भाग होता है वह होता है केसर। तो फूल वाले भाग में फूल का जो पार्ट है उसमें स्त्री का जो भाग है वह होता है केसर, ये कोई बीज नहीं होता है, ये याद रखें। 12 नंबर देखिए, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, ठीक है। तो एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे में एक पौधा है, मान लीजिए एक बड़ा पेड़ है ये, ठीक है, या फिर कोई ये कोई सपोर्टिव है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा जो पौधा है इस पर लग जाते हैं, यही एपीफाइट्स पौधे हैं। तो ये जो छोटे पौधे हैं जो इस पर लगे हुए हैं सर्कल आकार से, ठीक है, तो ये इसके लिए भोजन के लिए निर्भर नहीं है, ये यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर है, ठीक है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रो यानी कि जल, फाइट यानी एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एपीफाइट पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर है वो यांत्रिक अवलंबन कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? वैसे पौधे जो जलीय पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये दो बात ध्यान में रखिए। 23 हो गया। 24 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिकाएं कोशिकाएं बनती है। तो ये लसिकाएं कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो तिल्ली में बनती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। डी हो गया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है तो ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन और ये गैस्ट्रिन, ये 4 ऑप्शन है। इसमें कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि ट्रिप्सिन जो है, टाइलिन है, पेप्सिन है। ये ट्रिप्सिन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। टाइलिन कहाँ से निकलते हैं? लार ग्रंथि से निकलते हैं। पेप्सिन कहाँ से निकलते हैं? अमाशय से निकलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सारा एंजाइम है, ये सब सारा क्या है? एंजाइम है। लेकिन गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक क्या है? हार्मोन है, जो अमाशय में जी सेल से निकलते हैं। कौन? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक जो है एक हार्मोन है जो अमाशय के जी सेल से निकलते हैं। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है, ठीक है। तो समझ गए एंजाइम कौन कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। तो ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? फिर से एक बार, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। टाइलिन कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि से। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है? तो ये भी अमाशय के जी सेल से निकलता है, परंतु यह एक हार्मोन है। 27 देखें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मीठापन आ जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मीठापन आ जाती है? दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण। 28 देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। ये देखिए, एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन। तो एड्रीनेलिन के बारे में जान लीजिए। तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन है ये मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है। एड्रेनल स्रावित होने से हृदय गति में वृद्धि होती है। शरीर में उत्तेजना का अनुभव एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होता है। तो एड्रीनेलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन ऐसा। तो एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन बोलते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहलाता है, एपिनेफ्रिन भी कहलाता है। हृदय गति को तेज करता है, उत्तेजना का अनुभव लाता है, उसका नाम एड्रेनलिन है। 29 देखिए, सूची 1, सूची 2, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24 और इसको मैच करना है। तो यहाँ से ऐसे देख लीजिए, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन। आयोडीन किससे संबंधित है? तो थायराइड से संबंधित है, तो पकड़ लीजिएगा। तो सी का 1 हो गया। अब कोबाल्ट किसके लिए है? तो ये कैंसर के लिए है कोबाल्ट, तो ये 4 नंबर हो गया, ये 4। आर्सेनिक, सोडियम ये हो गया रक्त व्यतिक्रम और आर्सेनिक हो गया ट्यूमर के लिए, इतना याद रखें। तो आर्सेनिक 74 किसके लिए? ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 किसके लिए? कैंसर के लिए। आयोडीन 131 किसके लिए? थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। सोडियम 24 किसके लिए? तो रक्त व्यतिक्रम के लिए। अब 30 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई जो है तने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको 30 क्वेश्चन अभी कराऊँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टोटल एक सेट मैं आपको डेली करवा दूंगा, यानी 150 क्वेश्चन का।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।